सरकार कोई बैकफुट पे नहीं है, आरएसएस कोई बैकफुट पे नहीं है, बीजेपी कोई बैकफुट पे नहीं है। ये सबका हक छीनने वाली जजमेंट है, सबको लड़वाने वाली जजमेंट है और ज़्यादा हकमारी करने वाली जजमेंट है। खाली चली जाती हैं, जनरल कैटेगरी वाले चुरा लेते हैं उसे, सरकारें चुरा के जनरल कैटेगरी को दे देती हैं। सरकारी में 90% लोग जनरल कैटेगरी के हैं, सर पे सींग निकल आते हैं उनके। नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका में भी आतंक मचवाया और बांग्लादेश में भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और देश में बवाल सा मच जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST में भी अब जो है कोटे में सब कोटा बनाया जाएगा और क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा। हालांकि बात बढ़ने पर इसमें फिर सरकार भी बैकफुट पे आ गई है और उसने कहा है कि हम जल्दी ही जो है इस फैसले को संसद में कानून बनाकर इसको पलटेंगे। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए महमूद प्राचा साहब। कल कई संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है और हमारे साथ महमूद प्राचा साहब हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सरकार खुद बैकफुट पे है तो फिर भारत बंद क्यों? सरकार कोई बैकफुट पे नहीं है, आरएसएस कोई बैकफुट पे नहीं है, बीजेपी कोई बैकफुट पे नहीं है और कोई भी मनुवादी बैकफुट पे है ही नहीं। जैसे ही ये जजमेंट आई थी उनकी जीत हो गई थी और हम लोगों की हार हो गई थी, जो अम्बेडकरवादी हैं। जजमेंट आते ही उनका मकसद क्या है? उनका मकसद किसी को फ़ायदा पहुंचाना है, किसी भी समाज के किसी भी हिस्से को फ़ायदा पहुंचाना है। SC ST OBC है माइनॉरिटीज़ में से उनको नुकसान पहुंचाना और उनको लड़वाना ही है। तो 1 अगस्त को उनका पर्पस तो सॉल्व हो गया था, तो वो कोई बैकफुट पे नहीं है। इसलिए ये जो झूठी खुशी हमारे मन में आती है वो बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। आपके घर से चोरी करके ले जाए कोई और उसमें से अगर आप कुछ हिस्सा वो ये कहने लगे चोर के मैं चोरी नहीं करूँगा, आधी चोरी करूँगा आधी नहीं करूँगा, तो उससे आप ये कहोगे कि वो बैकफुट पे है। तो जब तक हम लोग बुनियादी बात नहीं समझ पाएंगे कि इस जजमेंट की सबसे बड़ी खराबी क्या है। देखने में बड़ी इसको अच्छी बात लगती है कि जो समाज के अंदर कुछ वर्ग पिछड़ गए हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना है, बड़ी कितनी अच्छी लगती है बात देखने में। लेकिन क्या किसी वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जजमेंट है या सबको आपस में लड़ाने के लिए ये जजमेंट है? और सबको आपस में लड़ा के जो थोड़ा बहुत मिल भी रहा था वो भी सबसे छीन लेने के लिए जजमेंट है। ये जो है मेन बात है, ये सबका हक छीनने वाली जजमेंट है, सबको लड़वाने वाली जजमेंट है और ज़्यादा हकमारी करने वाली जजमेंट है। इसके अलावा इस जजमेंट में कुछ भी नहीं है। ये जजमेंट को सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं क्रिटिसाइज करूं तो ये बेईमानी वाली जजमेंट है, ये बेईमानी है, ये चोरी है। इंटरप्ट करूंगा कि इसमें आप कह रहे हैं कि बेईमानी होगी, हकमारी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो SC में जो ऐसी जातियां, जो वाल्मीकि, खटिया, ऐसी जो जातियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा उनका उस तरह से प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको ज़्यादा आरक्षण दिया जाएगा और जिन जातियों को जो आरक्षण का लाभ ज़्यादा मिला है या ज़्यादा उठाया है उनको अब थोड़ा कम किया जाएगा। तो इसमें हकमारी की बात कहाँ से आती है सर? नहीं, ये पहले तो जजमेंट ये है कि जो संख्या है जिन ये 100% एक आदमी को नहीं, एक ग्रुप को नहीं दी जाएगी, ये संख्या के हिसाब से वितरित की जाएगी। पहली बात तो ये है। मगर मकसद क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चोरी और बेईमानी है। मकसद क्या था इसका? मकसद ये था ना कि किस प्रकार से नौकरियाँ मिलें, और ये मकसद कि इस प्रकार से नौकरियाँ क्यों नहीं मिली, इस प्रकार से प्रतिनिधित्व जो है वो मिला क्यों नहीं, इसके बारे में जाना चाहिए ना था पहले। क्या ये कहना चाहिए था कि इतने साल हो गए, ये हमें नज़र आ रहा है, पीछे ये हालात में पहुँचे क्यों जनता, ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी इस हालात में पहुँची क्यों पिछले 70 साल के बाद भी, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं होना है? क्या कुछ लोग ये हकमारी कर गए दूसरे लोगों की, इस वजह से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की कुछ कम्युनिटीज़ पीछे हैं, इस वजह से हैं? ये तो तब सच होता जब जो रिजर्वेशन मिल रही है वो पूरी तरीके से सारी नौकरियां एग्जॉस्ट होती, कभी भी किसी जगह पे भी किसी साल में भी किसी वक्त में किसी जगह पे जब नौकरियां खाली हैं और आप नौकरियां खाली जो हैं उनको भरवाने के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। करोड़ों करोड़ों नौकरियां जो हैं बैकलॉग के माध्यम से चोरी की गई हैं, वो खाली हैं। तो वाल्मीकि समाज को, दूसरे समाजों को उन खाली नौकरियों में से नौकरियां नहीं मिलती, वो नौकरी नहीं होती है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी इस बारे में सोचा कि ये जो खाली चली जाती हैं, जो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, इतनी बड़ी परसेंटेज खाली चली जाती हैं, जनरल कैटेगरी वाले चुरा लेते हैं उसे, सरकारें चुरा के जनरल कैटेगरी को दे देती हैं,
उसको ख़त्म करने के बारे में एक शब्द भी लिखा, इसलिए बेईमानी है, इसमें टोटल बेईमानी है। सर आपको समझ में आई मैं क्या क्या हम कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन जो लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं उनको क्या आप कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि सीटें तो खाली पड़ी हैं ना, इनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका हक तो खाली पड़ा है। हक खाली मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि जो हक जो जो मुश्किल से 5 या 6%, 15% में से हर बार हक मिला है। पूरे शेड्यूल कास्ट समाज को जो 16-17% तो 2011 में ही था, तो उसको पूरे के पूरे को 5 या 6% मिला है। भाई 9 या 8% तो खाली पड़ा है ना हर बार। तो ये खाली पड़ी हुई में से नौकरियों में से पहले चुराई गई, उसको जनरल कैटेगरी के लिए चुराया गया, और उसके बाद कहा गया कि नौकरियां हैं ही नहीं। नौकरियां तो है ना, क्योंकि कानून क्या है, वो नौकरियां कभी भी जनरल कैटेगरी को नहीं जा सकती। चोरी करके कानून तोड़ के ले जाई गई हैं वो नौकरियां करोड़ों तो खाली पड़ी हैं ना। तो नौकरियों के लिए लड़ाई है, या जो नौकरियां भर जा रही हैं उसमें से कुछ हिस्सा छीनने की लड़ाई है? ये बात समझने की और समझाने की है। जो खाली पड़ी हैं नौकरियां वो आराम से मिलेंगी, या किसी से लड़ के उसके पेट में जो 1/4 रोटी जा रही है उसमें से भी आधी तोड़ के लेने से फायदा होगा। यहाँ पूरी पूरी रोटियां खाली पड़ी हैं, उसके लिए लड़ाई होनी चाहिए। सर लेटरल एंट्री के मुद्दे पे क्या कहेंगे? यूपीएससी ने विज्ञापन निकाला कि 45 पोस्ट पे लेटरल एंट्री की जाएगी, हालांकि सरकार ने अब इस पे भी रोक लगाने की बात की है। अभी अभी समाचार ऐसा आ चुका है। फिर वही बात है, आपकी जेब से पर्स निकाल लिया, उसके बाद आपको पर्स वापस कर दें तो आप खुश हो जाते हो इस बात से? तो मेरे ख्याल से वो लोग समझदार नहीं है जो अपना छिना हुआ पर्स वापस प्राप्त करके, चोर को रंगे हाथों आपने पकड़ लिया। ये मंशा क्या होती है? सरकार जब इस तरह के काम करती है, पहले आदेश देती है कि ऐसा होगा, आयोग ऐसा करता है, और उसके बाद फिर सरकार पीछे जाती है। आपको क्या लगता है ये पूरी मंशा क्या है, ये करते क्या है? ये मंशा ये होती है कि घर वाले सो रहे हैं तो घुसो घर में से और सामान चोरी करके भाग लो, और अगर घर वाले जाग गए और गेट पे पकड़ लिया तो लो जी हमसे गलती हो गई, हम वापस कर देते हैं। ये मंशा होती है पहली। अब लेकिन जो लेटरल एंट्री है और जो प्राइवेटाइजेशन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का और मनुवादियों का ये मानना कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है। इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है? ये मानती है जो आरएसएस और बीजेपी और मनुवादी व्यवस्था है, वो ये मानती है कि जो सरकारी नौकरियों पे लोग गए हैं वो बेवकूफ़ हैं, तभी तो प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है। ये लोग अगर इतने ही समझदार होते, यही लोग इतने ही कारीगर होते, ये लोग इतने ही अच्छे, ईमानदार, मेहनती और एफिशिएंट लोग होते, तो प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती? सरकारी संस्थान ही बढ़िया से देश को चला रहे होते। इसका मतलब जो लोग जो ये सरकारी नौकरी पे हैं वो बेईमान हैं, नॉन एफिशिएंट हैं, या उनको काम करना नहीं आता, मेहनती नहीं है। यही बात हुई ना, जब भी तो प्राइवेटाइजेशन। यही बात लेटरल एंट्री के लिए कही जा रही है। ये जो आईएएस ऑफिसर हैं, ये जो जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर से लेवल के ऊपर लोग बनते हैं, उनमें किसी को इतनी समझ नहीं है कि ये वाले काम वो कर सके, इसलिए हमें बाहर से लोग ला रखें। पूरे देश में ऐसे लोग ही प्राप्त नहीं हो रहे। तो अब ये जो लोग सरकारी नौकरियों पे हैं, सरकारी पदों पे हैं, सरकारी स्कूलों से और कॉलेजों से और ये सरकारी संस्थानों से पढ़ लिख के आए हैं, ये लोग तो सब बेवकूफ़ हो गए ना। इनमें पूरे देश में टैलेंट ही नहीं है डायरेक्टर बनने का, इन सीटों पे जॉइंट सेक्रेटरी और ऊपर की पोस्टों पे जाने का टैलेंट ही नहीं है ना। मान ली ना बात सरकार ने तो, और इसमें 90% 95% कौन लोग हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 90-95% लोग ये सारी सीटों पे मौजूद हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, वो एफिशिएंट नहीं होते, वो काम नहीं करते, वो मेहनती नहीं होते, वो बेईमान होते हैं, जब से बाहर के लोगों को लाना सरकार का कहना तो ये है कि जो निजी क्षेत्र में या ऐसे पीएसयू में कुछ दक्ष लोग हैं जो ठीक ठाक काम करते हैं, जिनके पास अनुभव है, वो ये नहीं कह रही है कि सरकारी क्षेत्र में हमारे पास वैसे लोग नहीं हैं। उनका कहना है कि जो कहीं और किसी क्षेत्र में बेहतर प्रयास कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, हम उनको यहाँ मौका देंगे। विश्व के कई देशों में ऐसा होता है। लेकिन हमारे देश में ये तो बात जहाँ भी होता है वो यही होता है ना कि हमारे पास इतने अच्छे लोग नहीं हैं। तो ये जो कहा जाता है कि आईएएस में सबसे बढ़िया दिमाग आता है, 90% दिमाग कौन सा जाता है? वो जनरल कैटेगरी का। तो उनमें से एक भी आदमी नहीं मिल रहा ना।
यही बात है ना, प्राइवेटाइजेशन क्यों की जाती है? ये जो नवरत्न सारे प्राइवेटाइजेशन कर दी गई, क्यों? क्योंकि इसमें इतनी जान है कि ये अगर प्राइवेटाइज कर देंगे तो ये फ़ायदा पहुंचाने लगेगी, और जब तक ये सरकारी है तो ये नुकसान पहुंचाएंगे। सरकारी में 90% लोग जनरल कैटेगरी के हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, इसका मतलब 90% लोग वो बेईमान है क्या? विजन नहीं है क्या? सर निजीकरण से क्या दिक्कत है? सर कई लोग कहते हैं कि देखिए सरकारी सेक्टर में उस तरह से अच्छे काम नहीं हो पाते, समय पे काम नहीं हो पाता है, तो निजी क्षेत्र में जो है देखिए निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो अच्छा रिजल्ट भी दे रही हैं। आप उनका टर्नओवर देखिए, जो भी बड़ी कंपनियां हैं तो वो अच्छे से काम करती हैं, इसीलिए सरकार जो है कई अपने काम जो है निजी क्षेत्र को सौंपती है। तो इसमें समस्या कहाँ आ रही है? पहली बात तो मैं जो महत्वपूर्ण मानता हूँ समस्या यहाँ आ रही है कि पहली बात तो ये सरकार का तस्लीम करना और पूरी दुनिया को ये जानना कि जो लोग सरकारी नौकरियों पे हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। पहला पॉइंट तो हम ये लेना इससे, ये तो बात है ना, जब भी तो प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत होती है। बेईमान होते हैं, उन्हें काम करना नहीं आता, इसीलिए इतने बड़े बड़े संस्थान जो हैं उठा के लॉक स्टॉक एंड बैरल हम प्राइवेट लोगों के हवाले कर रहे हैं। इसका मतलब जो लोग चला रहे थे वो बेवकूफ़ है ना, वो बेईमान है, बेवकूफ़ हैं या निकम्मे हैं, नाकारा हैं, वो सरकार इस बात को नहीं मानती। सरकार कहती है कि जो और बाहर में जो निजी क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, सरकार में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो निजी क्षेत्र में और अच्छा कर रहे हैं हम उनको ला रहे हैं। तो वो और अच्छा करने वाले सरकार में क्यों नहीं है? ये तो बढ़िया से बढ़िया टैलेंट ढूंढ के ही तो आईएएस ऑफिसर कौन बनता है? चलिए मुझे ये बताओ। उनका कहना है कि जो सरकारी तो कि जो बाहर में जो लोग हैं, कुछ लोग शुरू से ही निजी सेक्टर में चले जाते हैं, हाँ। लेकिन उनके पास ऐसा अनुभव है, काम करने की दक्षता है, इस कारण वो ला रहे हैं। सर पे सींग निकल आते हैं उनके, जो इन लोगों में नहीं होते। जो इतनी इनको फैसिलिटीज़ होती हैं, इतनी इनकी ट्रेनिंग होती है देहरादून से लेके क्या तक, तो ये ट्रेनिंग सरकार के पास सामर्थ्य नहीं है। ये है पहली बात। दूसरी बात ये है कि सरकार जो प्राइवेटाइजेशन होती है, जो निजी क्षेत्र के काम कर रहे हैं, वो कौन सा तरक्की कर रहा है? अब ये बताओ पहले मुझे। अंबानी क्या बिजनेस कर रहा है या चोरी कर रहा है? अंबानी, अडानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग बिजनेस कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, बैंकों से पैसे चुरा रहे हैं? कौन सा प्राइवेटाइजेशन करने के बाद सरकारी उपकरण काम किया आज तक? ये मुझे बता दो। सिर्फ पैसे चुरा के बैंक करप्ट घोषित कर देते हैं अपने आप को, बैंकों से लोन ले लेते हैं, हमारा पैसा चुराने का एक और जरिया। तो क्यों यहाँ भी फिर जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं। मतलब आपको लगता है कि निजी क्षेत्र उतना अच्छा काम नहीं करता है जितना होना चाहिए? आप मुझे बताओ ना, अडानी क्या अच्छा काम कर रहा है? कौन सा काम अच्छा किया उसने? कौन सा एयरपोर्ट अच्छा बना दिया? बता दो मुझे आप। कौन सा पोर्ट अच्छा बना दिया? वहाँ पे टनों के हिसाब से ड्रग्स आ रही हैं। अभी बांग्लादेश में जो अभी ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी ना, सबसे बड़ी वजह एक जो बांग्लादेश में करप्शन फैलाने वाला है वो अडानी है। उसकी सिफारिश कर करके नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका में भी आतंक मचवाया और बांग्लादेश में भी। और भुगत कौन रहा है? अडानी ने चोरी की, बदनामी देश की हो रही है। ये काम देश में भी हो रहा है, क्योंकि अब आप अपना ही है तो उसको क्या बोलें। तो बाहर के लोगों ने तो लात मार के निकाल दिया ना अडानी को। ठीक है सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमसे। तो आपने सुना महमूद राचा साहब को, जो कि 21 अगस्त के भारत बंद के आह्वान पे अपने कार्यक्रम को बता रहे थे। क्या है आपकी राय इस छोटी बातचीत पे? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।